जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुंब एकेडमी पर। कुटुंब एकेडमी के द्वारा चलाई गई हिस्ट्री की सीरीज में हमने आपके लिए अभी तक प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर बौद्ध धर्म के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सभी प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है। आज हम भारतीय संविधान की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाला गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में जो राज्य को परिभाषित किया गया है, ये संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कानून के समानता की बात करता है। कानून के समानता की बात करता है। अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत और जीवन स्वतंत्रता की बात करता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 2, कथन पर विचार करें। ऑप्शन ए, भारत का संविधान ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है। ऑप्शन बी, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, बल्कि भारत में संसद न होकर संविधान को सर्वोच्च माना गया है। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। भारत का संविधान ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है। ये बिल्कुल सही है। जो भारत का संविधान है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है। पॉइंट बी कहता है ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, बल्कि भारत में संसद ना होकर संविधान को सर्वोच्च माना गया है। बिल्कुल ठीक है। भारत में जो सबसे सर्वोच्च माना गया है, ये सिर्फ संविधान को ही माना गया है, इसलिए आपका ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। यानी ए और बी आपके दोनों सही होंगे। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 41। चलिए देखते हैं। इसने कहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन सी। पहले ऑप्शन सी देखते हैं। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद जो 44 है ये यूसीसी कानून से संबंधित है। यूसीसी कानून से संबंधित है, यानी समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 32 ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय है समादेश जारी करता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 42 ये काम की न्याय संगता और मातृत्वता की राहत के लिए प्रावधान करता है। भारत की राहत के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के अनुसार ही राज्य को बेरोजगारी, यानी राज्य के भीतर जो बेरोजगारी है या वृद्धावस्था है, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने के निर्देश देता है, इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 41 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान सभा की प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रेस गैलरी समिति थी, यानी प्रेस दीर्घा समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पूर्णिमा बैनर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उषा नाथ सेन। भारतीय संविधान की प्रेस दीर्घा समिति, इसके जो अध्यक्ष थे ये उषा नाथ सेन थे, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उषा नाथ सेन।
प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 संबंधित है। यह ऑप्शन ए, यह कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। ऑप्शन बी, यह नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी, यह राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जिसे भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 में निर्देशित किया गया है, जिसके अंदर अनुच्छेद 38 भी आता है और जो राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, यह कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है, यानी अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, अनुच्छेद 50 में यह कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया है। यह नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रयोग करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243Y जो नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं। ऑप्शन ए, 36वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन बी, 40वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में जो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं, ये 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़े गए हैं, जिसमें समाजवाद और पंथनिरपेक्ष ये पैरा नंबर 1 में जोड़े गए हैं, पैरा नंबर 1 में जोड़ा गया है। लेकिन अखंडता है ये पैरा नंबर 6 में जोड़ा गया है। किसमें? पैरा नंबर 6 में जोड़ा गया है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी, 15 फरवरी 1947। ऑप्शन सी, 23 मार्च 1947। ऑप्शन डी, 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे प्रस्तावना के रूप में अब जाना जाता है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना के रूप में जिसे अब जाना जाता है, इसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान सभा के समक्ष रखा गया था, जिसे भारतीय संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 जनवरी 1947। प्रश्न नंबर 8, राज्य विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा को विवेचित करता है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 226। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 215। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 208। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 210। चलिए देखते हैं अनुच्छेद को। अनुच्छेद 226
अनुच्छेद 226, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय में समादेश जारी किया जाता है। समादेश यानी रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 215, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया। क्या बनाया गया है? अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। यदि आपके क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया है, तो आप आंसर देंगे अनुच्छेद 215, यानी 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। अनुच्छेद 208, राज्य विधानमंडल को अपनी कार्य प्रणाली के प्रक्रिया को बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इसलिए क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। किसकी? कार्य प्रणाली को बनाने के लिए, कार्य प्रणाली को बनाने के लिए। अनुच्छेद 210 के अंतर्गत राज्य में विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा को संबंधित है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये भाषा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। भारतीय संविधान का भाग 2, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है ये नागरिकता से संबंधित है। किससे? नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 1 ये संघ और उसके राज्यों से संबंधित है, और उसके राज्यों से संबंधित है। भाग 3, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 4 मैंने अभी आपको बताया था, ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व जिसे बोलते हैं आप DSPS। इसलिए आपका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10, विधेयी खंड को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। विधेयी खंड, विधायी खंड, विधायी खंड आपके एक तो संघ, एक आपके राज्य और एक आपके समवर्ती। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 11, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी केवल बी, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। मौलिक अधिकारों का जो निलंबन की प्रक्रिया है ये जर्मनी के वीमर सिद्धांत से ली गई है। कहां से ली गई है? जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। निलंबन की प्रक्रिया, निलंबन की प्रक्रिया। और भारतीय संविधान में के अनुसार आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत
को ये राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 20 आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। क्योंकि बंदी प्रत्यक्ष में यदि कानून जाने यानी अदालत में जाने के अधिकार को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 ये व्यक्तिगत और स्वतंत्र जीवन के से संबंधित है। व्यक्तिगत और जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित, जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यानी आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 यानी 21 को निलंबित नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 12, निम्न पर विचार करके सही उत्तर का चुनाव करें। पॉइंट ए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। पॉइंट बी, मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी। पॉइंट सी, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पॉइंट डी, संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। पॉइंट ए कहता है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। बिल्कुल ठीक है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और इसे उसी दिन ही स्वीकारा भी गया था। मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, लेकिन इसके अंतर्गत 8 अनुसूची थी, 10 अनुसूची नहीं थी, इसलिए यह आपका गलत होगा। पॉइंट सी, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बिल्कुल ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी जहां पर धर्म के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये ठीक है आपका। पॉइंट डी, संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, ये आपका गलत है। 24वें संविधान के संशोधन के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में संशोधन करने का अधिकार मिला है, लेकिन संसद जो है संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती, इसलिए आपका यह पॉइंट तो गलत हुआ। आपका ए और सी सही है, जबकि बी और डी गलत है। इसमें देखते हैं, ए और बी दोनों सही है, यह आपका गलत है। केवल ए सही है, यह भी गलत है। ए बी सी डी चारों सही है, यह भी गलत है। ऑप्शन डी, बी और डी दोनों गलत है। बिल्कुल ठीक है, बी और डी हमारा जो है दोनों गलत है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 13, 74वें संविधान संशोधन द्वारा कितने अनुच्छेद शामिल किए गए? ऑप्शन ए 15 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 11 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 16 अनुच्छेद, ऑप्शन डी 18 अनुच्छेद। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। किससे? स्थानीय स्वशासन से संबंधित, यानी नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, जो कि 1992 में हुआ था, जिसके अंतर्गत कुल 18 विषय जोड़े गए थे। कितने? 18 विषय जोड़े गए थे, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 अनुच्छेद जोड़े गए थे। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है। ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने और 4 सप्ताह, ऑप्शन सी 6 महीने और 6 सप्ताह, ऑप्शन डी 3 महीने और 3 सप्ताह। अध्यादेश, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी जब करता है जब दोनों सदनों में से कोई भी सदन अनुपस्थित हो या दोनों ही सदन अनुपस्थित हो। जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो किस लिए करता है? जब सरकार को कोई विशेष विधेयक को पास कराना होता है जिसकी अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
ऑप्शन ए न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति वेंकट रमन, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एस जी कानिया थे, यानी हीरालाल जे कानिया थे। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रगान को भारतीय संविधान में अपनाया गया। ऑप्शन ए 24 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 27 दिसंबर 1911, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था 1905 में बंगाली भाषा में। किस भाषा में? बंगाली भाषा में, जिसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अधिवेशन में गाया गया था। वो जो कहाँ हुआ था? वो कलकत्ता में हुआ था। और भारतीय संविधान सभा के द्वारा, यानी भारतीय संविधान के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान में स्वीकार्य किया गया। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। चलिए देखते हैं एक एक अनुच्छेद को। अनुच्छेद 21, अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि अनुच्छेद 21 जो है व्यक्तिगत और जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 24 ये बाल श्रम से संबंधित है। किससे? बाल श्रम से संबंधित है। अनुच्छेद 26 ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता से संबंधित। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 18 ये उपाधियों की निषेध करता है, यानी उपाधियों का निषेध करता है, जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। साथ साथ राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 19, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा ली गई है ये सोवियत संघ यानी रूस से ली गई है। और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया है। यदि हम प्रधानमंत्री की बात करें कि उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस से मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा ली गई है। प्रश्न नंबर 20 और आज का आखिरी प्रश्न, लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन जरूरी है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 45। लोकसभा अविश्वास जो पत्र है, ये प्रस्ताव है, ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, इसके अलावा और कहीं प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और यह केवल मंत्री परिषद के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। किसके? मंत्री परिषद के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। और यदि कह रहे किस अधिनियम के द्वारा? लोकसभा के
लोकसभा के कानून 198 के तहत और लोकसभा में ऐसे प्रस्ताव पास करने के लिए 50 सांसदों का समर्थन होना जरूरी होता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये थे हमारे आज के भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।